गली मोहल्ले नुक्कड़ और यहाँ तक कि घर परिवारों में भी राजनीतिक मुद्दों पर कई बार चर्चा हो जाती है। कई बार ये चर्चा हमारे और आपके जीवन से जुड़ी होती है, कई बार ये चर्चा थोड़ी ज्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद परिवार एक रहते हैं, उनकी राय भले ही अलग हो। एक ऐसे ही परिवार के साथ हम आज आपको मिलवाएंगे जो कि है आनंद परिवार। और आनंद परिवार में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एक झलक देंगे कि उनकी क्या राय है लोकसभा चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में, हो सकता है कुछ राजनेताओं के बारे में। तो चलिए मिलते हैं इस परिवार से और सबसे पहले डोरबेल बजाते हैं और फटाफट एंट्री कर लेते हैं इस घर में और यहाँ के लोगों से मिल लेते हैं। नमस्ते। वेलकम नेहा जी। तो ये आनंद जी हैं और आनंद जी आज अपने परिवार से हमको मिलवाने वाले हैं। चलिए आनंद जी। नमस्ते। नमस्ते। तो आनंद जी हमारे साथ हैं और आनंद जी इस खास जो वार्ता के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें सबसे पहले तो आप पूरे परिवार से मुझे मिलवाइए। पहले तो मैं आपको अपने इस छोटे से घर में वेलकम करता हूँ और फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये एक तरह से मेरे लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो आप यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ अपनी मदर इन लॉ से। शी इज 97 ईयर्स ओल्ड। नमस्ते। तो माता जी नाम बताइए और ये बताइए कि आपको कैसा लगता है जब आप अपनी चारों पीढ़ियां देखती हैं आज इस जमाने में। ये सौभाग्य आपके लिए है कि आप सबके साथ मौजूद हैं और सबके साथ जो है ये खुशियां दुख सब कुछ बांटने का आपको मौका मिल रहा है। मेरा नाम सुशीला सेठी है और मैं अपने बेटी के घर आई हुई हूँ। वैसे मैं रहती जा नहीं हूँ। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं और रहती हैं, लेकिन आज हम ऐसे मौके पर आए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रेय आनंद है। आई एम एन आर्किटेक्ट, सो आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस। यही नोएडा में ऑफिस है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी छोटी बेटी है, ये मेरी वाइफ। नाम इनके ये आहान आनंद। आहान आनंद। और ही 7 years old। और ये छोटी सी बच्ची जो है ये 3 साल की है, इसका नाम है रेवाना। रेवाना। हाय रेवाना। हाय। विच क्लास डू यू गो टू? शी इज इन प्ले स्कूल राइट नाउ। प्ले स्कूल। तो आप दोनों लोग आर्किटेक्ट हैं पेशे से। तो ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? हमारी लव मैरिज है। ये हमारी श्रीमती जी हैं, पत्नी जी हैं। हाँ। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम अलका आनंद और मैं जैसे हाउसवाइफ हूँ। आप होम मेकर हैं? होम मेकर हूँ। घर में सबका देखभाल करना, किचन देखना। चलिए गृहिणी का नजरिया भी हम जानेंगे आपसे। लेकिन अब एक और परिवार जो आपसे ही जुड़ा हुआ है उनके ऊपर आते हैं। मेरे समधी साहब हैं मिस्टर वेदपाल। बस्ते। तो ये पाल परिवार है और ये आनंद परिवार है। परिवार। तो आज दो ऐसे परिवार हैं जो आपस में रिश्ते में भी हैं और किस तरीके से उनके नजरिया है, क्या कुछ उनके बारे में हमें जानना है, ये सब हम पाल और आनंद परिवार से जानेंगे। तो आनंद वर्सेस पाल होने वाला है थोड़ी देर बाद। लेकिन पाल जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं वेदपाल हूँ। मैं रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिटायर हुआ था अबाउट 7 years बैक। अच्छा, 7 साल हो गए आपके रिटायर? 7 साल हो गए रिटायर होके। चलिए आपका जो परिवार है उनका भी परिचय कर देते हैं। और यहाँ पर आपके बगल में ये अपना खुद बताएंगे। मेरा नाम अथर्व कुमार है। मैं क्लास 4th में आने वाला हूँ। ये आपकी दादी हैं? दादी जो है आपको ज्यादा डांटती हैं और या फिर आपके दादाजी? दादी ज्यादा डांटती है। डिसिप्लिन में दादी रखती होंगी? नहीं, मतलब दादी डांटती नहीं, दादी डांट खिलवाती है। अरे क्या बात कही आपने। तो दादी जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या परिचय है आपका? मैं शशि पाल हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। आप होम मेकर हैं और आपके बगल में आपके सुपुत्र हैं। मेरा नाम वरुण कुमार है। मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, साइबर सिक्योरिटी, और मैं रिटेल आउटलेट्स ओन करता हूँ। चलिए तो आनंद वर्सेस पाल और ये आपस में, क्योंकि यहाँ पर रिश्तेदारी भी है तो थोड़ा सा माहौल गर्म भी हो सकता है और थोड़ा शांत भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप दोनों से सबसे पहले आनंद जी आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आप मतलब माता जी के बाद आप घर के सबसे बड़े हैं। तो आमतौर पर जब आप लोग चाय के लिए बैठते हैं,
या फिर कभी भी शाम को अगर एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते हैं, तो इस चुनावी माहौल में कभी राजनीति की बातें होती हैं या फिर आमतौर पर घर परिवार की बातें? बहुत कम। हाँ। रीजन बीइंग इज, पहले तो सिचुएशन ये है कि हमारे घर का हिसाब किताब कुछ इस तरीके का है कि बिजनेस है जैसे इसका बेटे का, कभी 10 बजे आ रहा है तो कभी 11 बजे और इवन मिडनाइट में भी आना होता है इसका। तो घर में सिर्फ मैडम, मैं या मेरी मदर इन लॉ, बेसिकली हम 3 लोगों की प्रेजेंस रहती है। पर छुट्टी के दिन तो सब साथ बैठ के एक टाइम तो खाना खाते होंगे। छुट्टी वाला दिन खाना खाने की बात जहाँ तक आ रही है तो खाना भी मिलके खाते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग। बाकी ये है कि अपने आप में सभी अपना अपना एंजॉय अपने अपने तरीके से करते हैं। नो पॉलिटिक्स, नथिंग डूइंग। आपकी रुचि पॉलिटिक्स में नहीं है, आप ज्यादातर जो है रसोई या फिर घर से घर गृहस्थी के कामकाज में संलग्न रहती होंगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि टीवी पे कोई इंटरव्यू, कोई डिस्कशन कुछ चल रहा हो, उसमें आपको अचानक से रुचि आने लगे, आप देखने लगे? हाँ, ऐसा कुछ होता है? हाँ, कई बार होता है, इंटरेस्ट आता है तो देखते ही हैं। फेवरेट नेता कौन सा है आपका? मेरे तो मोदी जी हैं, मैं उनको सुनती हैं आप? सुनती हूँ। जब भाषण आता है उनका भाषण हाँ, सुनती हैं? ज्यादातर सुनती हूँ। या कहीं वो बाहर जाते हैं, विदेश दौरे पे जाते हैं, तब उनका सुनती हैं? उनका देखती हूँ, सुनती हूँ। आपको पता चलता है जब वो महिलाओं के बारे में कोई योजना लाते हैं, या जैसे मान लीजिए उज्ज्वला योजना लाए, कुछ सुनते हैं, कुछ निकल जाता मान है लीजिए दिमाग गैस से। सिलेंडर के दाम ही कम हो गए तो उस दिन तो सिलेंडर नहीं रहे हैं, पाइपलाइन है, तो इसलिए हमारी नॉलेज में नहीं होता कि कितना पे कर रहे हैं। बच्चे करते हैं ये एक बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि अब ज्यादातर जो मॉडर्न घर हैं, जो खास तौर पर सोसाइटीज में आप देखेंगे कि पाइपलाइन से गैस आना शुरू हो गई है, और यहाँ पर खास तौर पर अगर सिलेंडर के दाम में कमी आती है तो इतना पता नहीं चलता, या फिर वो आपके इंटरेस्ट की न्यूज नहीं होती है। बच्चे छोटे थे और हम पूरा घर देख रहे थे तो पता चलता था इतने बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया। अब क्या पाइपलाइन आने से और अब नहीं पता चलता, हमें नहीं पता चलता है। पर पेट्रोल के दाम जब कम होते होंगे तब तो पता चलता होगा ना, गाड़ी तब भी नहीं, हमें नहीं पता चलता। अगर वो 100 रुपीज बढ़ाते हैं तो हमें तब भी नहीं पता चलता। रीजन बीइंग, बाहर ये घूमते हैं, हमें पता चलता है। आपको पता ये चलता ड्राइव है। नहीं जो करते यंग जनरेशन है उसे पता चलता है, क्योंकि वो रोजमर्रा में गाड़ियों का या फिर 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं और उनके बजट पे भी असर पड़ता है, ये निश्चित सी बात है। माता जी, जो आजादी का दौर था 1947 या फिर उससे कुछ साल पहले, तब आपने क्या देखा? पार्टीशन के दौरान क्या हुआ? पार्टीशन के पहले तो मतलब हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन लड़के लड़कियां इकट्ठे नहीं बैठते थे। लड़के अलग, लड़कियां अलग? लड़कियों के स्कूल ही अलग होते थे। स्कूल ही अलग होते थे? स्कूल ही अलग ठीक होते है। थे। एक स्कूल में कभी नहीं बैठते थे। ये अच्छा। पार्टीशन के थोड़ा पहले मतलब। आप महात्मा गांधी जी से कब मिली? मैं महात्मा गांधी की आप मिली है उनसे? बहुत चलिए, बहुत दिलचस्प बात है, आपने उनसे मुलाकात करी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनके नहीं, मैं हर साल मिलती थी। हर साल मिलती थी आप? 5-6 साल तो हर साल मिलती थी। बचपन में वो हम लोग एबटाबाद में रहते थे, तो वहाँ उनकी गोविंदगढ़ स्कूल में शाम सवेरे प्रार्थना होती थी, तो हम लोग प्रार्थना पे जाते थे। अच्छा। पर उनसे भी बात करते थे। हाँ। वो भी उनसे कभी कह दो कि महात्मा जी आप हमें कुछ समझाइए, बताइए, तो क्या बोलते थे वो बोलते थे मैं तो समझा के बुढ़ा हो गया हूँ, तुम समझो तो सही। समझा के बुढ़े हो गए। आप जब अपनी 3 पीढ़ियां देख पा रही हैं, तो 3 पीढ़ियों में आप क्या महसूस करती हैं कि इस दौर में क्या अच्छा हो रहा है जो उस दौर में नहीं था? इस दौर में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है? हमें 3 चीजें गिना दीजिए माता जी। मेरे हिसाब से तो सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। हाँ। और आपके दौर में तो देखिए, गुजिया जो है घर में बनती थी, अब बाहर से आता है, हर चीज जो है रेडीमेड आती है। अब हर चीज की सुविधा हो गई है, मिक्सी है, गैस है, फ्रिज है। पहले तो ये सब झंझट भी थे ना। पहले तो कोयले जला के, कोयले तोड़ के, पहले तो कच्चा कोयला, पक्का कोयला। अब तो घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया गया, घर घर बिजली आ गई। आप लोग क्या, तो बिजली की भी पहले नहीं, बल्ब भी नहीं होता होगा? कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। तो क्या लालटेन जलते थे? लालटेन जलाते थे? लालटेन जलाते थे। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि जब आजादी मिली हमें तब क्या हुआ देश में, अब आप क्या देख पा रही हैं, और बहुत ज्यादा अंतर इन 97-98 सालों में आपको दिखाई देता होगा। लेकिन अब पाल जी पर आ जाते हैं, क्योंकि आपकी किताब उस दौर की याद दिलाती है जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उनका शासन हमने देखा,
उस सब के बारे में आप लिख रहे हैं, या फिर उससे और आगे जब पूरा गांधी परिवार उसकी लीनियज के बारे में भी इस किताब में जिक्र है? नहीं, देखिए, मेरा बेसिक एम्फेसिस जो है वो है कि हमारा डेवलपमेंट जो पिछले करीब 3 सेंचुरीज में क्या हुआ है कंट्री का, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं पूरा हिंदुस्तान में, क्या क्या डेवलपमेंट 300 साल में। चलिए 10 डेवलपमेंट्स आज आप। तो मैं उसमें कवर किया है, जैसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि सबसे पहली चीज़ वही थी, तो उसमें किसका कंट्रीब्यूशन था, किसने ज़्यादा किया, किसने शो ऑफ ज़्यादा किया और क्रेडिट लिया। करने वाले दूसरे लोग थे, वो मैंने सब डिटेल्स दी हैं, और जो सामने आके जो क्रेडिट ले गए वो अलग लोग हैं बिना कुछ खास किए हुए। किया किसी ने, क्रेडिट किसी और ने लिया, ये आप कह रहे हैं? यस। दूसरा चीज़ है, जैसे कहते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन किया कंट्री का, सबको मिलाया, उसमें काम करने वाले लोग कुछ और थे, क्रेडिट लेने वाले कुछ और थे। खैर उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, वो सबको पता है, सरदार पटेल का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तीसरा मैंने फिर उस पर लिया है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसका कंट्रीब्यूशन है, तो वो जो है सारा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो भी आपने उसका जिक्र किया है अपनी किताब में? हाँ, मैंने पार्टीशन के लिए कौन जिम्मेदार था, इसका जिक्र है आपकी किताब में? उसमें मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया है, लेकिन थोड़ा हिंट दिया है। लेकिन तो जितने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स थे उसको आपने अवॉइड किया है अपनी किताब नहीं, में? ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रोवर्शियल अवॉइड नहीं किया। पार्टीशन का देखिए, पार्टीशन में कोई बहुत क्लियर कट किसी का फॉल्ट या वो नहीं कह सकते। ये तो आप ये कह रहे हैं आपकी बुक न्यूट्रल है? हाँ, ये प्रो तो कांग्रेस नहीं है? प्रो कांग्रेस नहीं है, फैक्ट्स, ट्रुथ, आई ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रुथ। तो उसमें जो है, जैसा आप ये कह रहे हैं कि पार्टीशन के लिए, क्या शीर्षक है आपकी किताब का? Was नेहरू रियली ए विजनरी? Was नेहरू रियली विजनरी? आप ये सवाल पूछ रहे हैं या ये बता रहे हैं आप? वो पूछ के उसका आंसर दे रहा हूं कि वो विजनरी था, जितना उसे प्रोजेक्ट किया गया। वाज ही एक्चुअली दैट? आंसर इज नो। तो वही मैंने सारा पहले कवर किया है, पहले उसको सर्च किया है, फाइनली कंक्लूजन। तो प्रिंट में आ गई है किताब? नहीं, अभी प्रिंट नहीं है, फाइनल टचेस। फाइनल टचेस। तो आपको इनकी किताब के बारे में मालूम है कि क्या क्या? सरप्राइजिंगली मुझे आज ही पता चला है आपको। तो आप इनके व्यूज से सहमत हैं कि वाज रियली नेहरू अ बात आ रही के व्यूज अपने अपने हैं, बट थिंग इज दिस कि वो सर्कमस्टांस उस टाइम का क्या थे क्या नहीं थे, एज सच एज नेहरू जी इज कंसर्न, तो व्हाट आई फील कि उनकी इंटायर फैमिली का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। नहीं तो इतने साल शासन किया इसलिए कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा था। बिफोर फ्रीडम आप कह रहे हैं? अच्छा। रीजन बीइंग इज कि उनकी इंटायर फैमिली ने सफर किया है। मनी पार्ट इज कंसर्न, अगर मैं उसको ले लूं मैं, तो देवर बिलोंग्स टू वेरी रिच फैमिली। बट अगर उनके फादर को भी ले लें, मोतीलाल नेहरू को, उनका कंट्रीब्यूशन कंट्री के लिए क्या था? उनकी जो है इंटायर फैमिली ने कितने साल जेलों में काटे हैं, तो ये भी उनका एक सेक्रीफाइस है टुवर्ड्स द कंट्री। एंड थिंग इज दिस के पार्टीशन के बाद कंट्री के क्या हालात थे, बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी एंड 2-3 और जो मेन लीडर्स थे उनकी वजह से। कहा तो ये जाता है कि स्वतंत्रता दिलाने में जिन लोगों का योगदान था जी, उसमें से कई लोगों का नाम बहुत प्रमुखता से सामने आता है, कई लोग जो है वो बैकग्राउंड में ही रह गए। और उनका नाम उतनी प्रमुखता से नहीं सामने आया। यू टू आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दैट पार्ट, बट सिचुएशन यहाँ ये आती है सर कि अगर 4 फैमिली के मेंबर हैं तो 4 में से मुखिया तो एक ही गिना जाएगा ना, किसी एक को ही मानोगे, बाकी 3 जो है वो इतने लाइमलाइट में नहीं आ पाते। बट ये दैट डजंट मीन कि उन तीनों ने सेक्रीफाइस नहीं किया कंट्री के लिए, सेक्रीफाइस उनका भी था। तो जहां तक बात आ रही है, किसी एक को तो आपको लीडर बनाना ही पड़ेगा। अब उसकी पॉलिसीज कितनी जो है सक्सेसफुल रही टुवर्ड्स द कंट्री, दैट इज अ सेपरेट इशू। आनंद जी एक बात बताइए, जो लीडर्स के नाम पर रोड्स के नाम रखे जाते हैं, जी ये ठीक रहता है? और नहीं, मैं नहीं मानता। अब चेंज भी इसमें किया जा रहा है। मैं नहीं मानता। अब यूपी में कई जगहों पर सड़कों के जो नाम थे, रेलवे स्टेशन के नाम थे, वो बदल दिए गए। नहीं मानता। नहीं मानते आप? पाल जी आपका क्या व्यू है इस पर?
नहीं, आप मुझे पहले तो उनका आंसर देने की परमिशन दें। अच्छा चलिए आप आंसर दे दीजिए उन्होंने पहले। महिमा मंडन कर दिया इतना, आप मेरे से आंसर तो लेना, आंसर दीजिए आप, बिल्कुल इक्वल दीजिए। अपॉर्चुनिटी दीजिए। हाँ बिल्कुल दीजिए। देखिए, मैंने कंपैरिजन किया है दो लोगों का। वैसे फ्रीडम स्ट्रगल जो है हमारा चल रहा है कम से कम 150-200 साल से चल रहा था, बिफोर इंडिपेंडेंस। कोई नया शुरू नहीं हुआ था। और जो ब्रिटिशर्स आए थे वो मतलब मुगल्स के टाइम में ही आ गए थे यहाँ से। तो उसमें देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने कई हजार लोगों को लिस्ट किया है जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी मतलब जान दी, जो कि या तो मारे गए या हैंग किए गए या शूट किए गए, उनके लिस्ट बनाई है। अभी मैं दो लोगों का सिर्फ कंपैरिजन करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक सावरकर हैं, जिनको कहा जाता है, कांग्रेस आजकल कहती है कि वो गद्दार था, बेकार था, उसका नाम मत लो। राहुल गांधी कहता है कि आई एम नॉट सावरकर, आई एम गांधी। पर इधर बीजेपी तो सावरकर का नाम प्रमुखता से उठाते हैं। नहीं, एज इफ सावरकर वाज ए समथिंग रबिश। नहीं, वीर सावरकर जयंती और ये सब जो चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं, ये कांग्रेस के एरा में क्यों नहीं हुआ? नहीं, वही तो मैं आपको आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो मैंने सिर्फ इन दो लोगों का कंपैरिजन किया है कि जिसको कि ये लोग कहते रहे और हमारे जो सो कॉल्ड हिस्टोरियंस हैं, जो कि झूठे हिस्टोरियन हैं, वो कहते रहे हैं कि सिर्फ काम किया नेहरू गांधी ने और बाकी सारे जो है बेकार थे। सावरकर जो है 1910 में लंदन में जाके उसने क्रांतिकारियों का काम किया शुरू। वहाँ पे मीटिंग वगैरह करते थे, वहाँ सब करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ से उन्हें डिपोर्ट किया, एक शिप में प्रिजनर बना के भेज रहे थे। वो फ्रांस की कोस्ट के आसपास उस शिप से कूद गए और फ्रेंच कोस्ट पे पहुंच गए, लेकिन वहाँ की पुलिस ने वापस इन्हें हैंड ओवर कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। वहाँ से लाके उन्हें इंडिया में लाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया और फिर उसको काला पानी की सजा दी सावरकर को। वो काला पानी की जेल में 14 साल तक रहे, जहाँ पे उनको, ठीक है, ये हिस्ट्री की बुक्स में है, नहीं है, ये है हिस्ट्री की बुक्स में, ये कई हिस्ट्री की बुक्स में है। और मजे की इसमें कोई नई बात नहीं है। मजे की चीज ये काला पानी की सजा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप मुझे बताने तो पता था। और उनकी जो चिट्ठियां हैं सावरकर जी की, जो माफीनामा उन्होंने लिख के दिए और वो अंग्रेजों को ने फिर उनको छोड़ा, आप मुझे और बताने उन्हीं की तो सैलरी दीजिए। वो लेते रहे थ्रू आउट सावरकर जी। मैंने सब पढ़ा है, मैंने सब पढ़ा है। तो सावरकर 14 साल जो है जानवरों की तरह जेल में रहा और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पे एक जो मर्सी पिटीशन जो नॉर्मल होती है, सब देते हैं, जो एडवोकेट या जो भी बना के देते हैं, वो उन्होंने साइन की थी। और उसके बेसिस पे भी उन्हें छोड़ा नहीं थे, उन्हें जेल में, अमरावती जेल में शिफ्ट किया गया था। तो वो 2 डिकेड तक जेल में रहे थे। उसके कंपैरिजन में मैं आपका नेहरू का बताता हूँ। वो नाभा के आसपास, वो कहीं पंजाब में वो एक जगह पर गए, उस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 7 दिन उन्हें रखा गया, उनका कुछ ठीक है, वो चला ट्रायल वगैरह। लेकिन गोलियां तो भगत सिंह ने भी खाई। आप सुनिए तो आपको सही, इतना सावरकर से इतना मैं वो, भगत सिंह को भी दे, मैंने 2 का कंपैरिजन किया है। अच्छा, क्योंकि मैंने सावरकर वर्सेस नेहरू। चलिए, अच्छा, अब आज के परिप्रेक्ष्य में जो रेलवे स्टेशन और जो रोड्स का नाम पुराने जो क्रांतिकारी रहे हैं या देशभक्त रहे हैं, जो लीडर्स रहे हैं, उनके नाम पर रखा जाता था, और अब उन्हें धीरे धीरे आज के कॉन्टेक्स्ट में चेंज किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मुगल आए, लुटेरे थे वो, अफगानिस्तान से लुटेरों का एक गैंग आया, उन्होंने आके यहाँ मार पीट करके लूटपाट मचाई। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे लूट के यहीं रहना शुरू कर देते, वहाँ रहने लगे। और उन्होंने हमारे जो शहर थे उनके नाम बदल दिए, हमारे टेम्पल्स तोड़ दिए, उनके ऊपर मॉस्क बना दी। तो उन्होंने जो लुटेरों ने जो नाम रखे गलत किए हमारे, तो ये जो शहर है, प्रयाग है, जो वो हमारा, तो आपके हिसाब से सही करा जा रहा है। हाँ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से नाम हो गया, सही किया, बिल्कुल सही हो रहा है। मेरे हिसाब से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर है वो मुझे ठीक लगता है, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। उसमें हिंदू मुसलमान को लेकर भी कई बार हमारी कंट्री धर्मनिरपेक्ष है, तो आपको लगता है धर्मनिरपेक्ष है?
है तो नहीं है, आज की डेट में है तो नहीं। माता जी से पूछते हैं, आज की डेट में धर्मनिरपेक्ष हैं हम सब, मतलब मिलजुल के रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई? पहले भी रहते थे। पहले भी रहते थे? पहले भी रहते। अब ज्यादा रहते हैं, अब कम रहते हैं, या अब आपको दंगे ज्यादा सुनाई पड़ते हैं, या फिर असहिष्णुता की जो बातें होती हैं, इनटॉलरेंस की मुस्लिमों के प्रति हो, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके खिलाफ आपको लगता है कि देश में असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है? ये जो मैं देख रही हूँ वो मेरे को लगता है कि पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है। नहीं, जब कोई खास तौर पर कोई त्योहार आता है, आपको अच्छा। सुनाई देता होगा कि कहीं दंगा हो गया, कहीं पे पत्थर चल गए, कहीं आगजनी हो गई। ये पहले भी उतना ही होता था जितना आज हो रहा है? हाँ, पहले भी होता था। पहले ज्यादा होता था या कम होता था? पहले ज्यादा होता। पहले ज्यादा होता था। तो अब जो है वो कम हो गया है। पहले हिंदू मुस्लिम में होता था, ये तो मुसलमान है तू हिंदू है, ऐसे बोलते थे पहले? नहीं, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ना तो सारे हिंदू बुरे हैं ना सारे मुसलमान बुरे हैं। आर्किटेक्ट से आप लोग जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्चर से, तो सर्विस सेक्टर में अगर बात की जाए, क्योंकि आप लोग अखबार या फिर ऑनलाइन जो न्यूज़ पढ़ते हैं, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, और जॉब्स आर जो इक्विवेलेंट नहीं है, वो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनकी शिक्षा के हिसाब से जॉब्स नहीं मिलती हैं। अगर कोई बीए पास है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी है तो उसको अपने एजुकेशन लेवल से कम की जॉब मिलती है। पिछले कुछ टाइम में जैसे ये चीज तो है कि मतलब हमारी जो क्वालिफिकेशन है, अगर इफ यू आर क्वालिफाइड, मैं बाकी चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो यू विल गेट द थिंग। मतलब अगर आप हमारा लाइव एग्जांपल देख लें, हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि हमारा कोई सेटअप हो, आर्किटेक्चर का कोई सेटअप है या कुछ। हमने जो किया हमने जमीन से स्टार्ट किया है, एंड जो भी है हम डिसेंट हालत में है, ठीक है। एंड अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि तो थिंकिंग भी चेंज हो रही है पहले जनरेशन से और अब की जनरेशन में। हमारी इनकम भी बढ़ रही है और थिंकिंग इस हिसाब से चेंज हुई है कि एलोकेशन ऑफ फंड्स अलग अलग चीजों पे अब एग्जैक्टली पहले सोचते थे कि अच्छा इसमें बचा लो, उसमें बचा लो, ये कर लो। पहले खाने पे उतना स्पेंड नहीं करते थे, बेसिक खाना खाते थे, आटा दाल चावल। अब हमें हर चीज चाहिए, हमें अब चाहिए कि हमें टाइम बचाना है, हमें अपना। माता जी आप भी खाती हैं फास्ट फूड? कुछ खाती हैं? बर्गर पिज्जा कुछ खाती हैं? हाँ, खा लेती हैं माता जी, ये सब खाती हैं, इंडियन फास्ट फूड खा लेती हैं। एंड थिंकिंग में मैं इसमें भी बोल रही हूँ कि हम अब जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, एज एन हमें सबको अपना बिजनेस चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हम पहले जैसे सिक्योरिटी चाहिए होती थी कि अच्छा नहीं गवर्नमेंट जॉब करना है या ये करना है। अब हमें लगता है कि नहीं, हमें अपना बिजनेस करना है, हमें आगे ग्रो करना है। देखिए, सरकारी नौकरी कोई मापदंड नहीं है बेसिकली। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर सरकारी नौकरियां तो बहुत लोग करना भी नहीं चाहते हैं। प्राइवेट नौकरियां या बिजनेस में लोगों का फोकस ज्यादा रहता है। कल परसों एक रिपोर्ट आई थी कि मैक्सिमम बिलियनर्स जो हैं मुंबई में 93 हैं, जो कि बीजिंग को हम सरपास कर चुके हैं। वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं इन टर्म्स ऑफ बिलियनर्स। तो अगर इतने बिलियनर्स हो रहे हैं तो जॉब क्रिएट कर रहे हैं। आज की डेट में आप देखो रियल एस्टेट सेक्टर, स्टॉक तो जो पहले बात बोली जाती थी रिचर गेटिंग रिचर, पुअर है गेटिंग पुअर, वो आपको दिखता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ आपको, आप रियल एस्टेट सेक्टर को देख लीजिए, आप स्टॉक मार्केट को देख लीजिए। स्टॉक मार्केट ने लास्ट ईयर 25%। आप रियल एस्टेट भी देखते हैं? मैं रियल एस्टेट क्या डिफरेंस है रियल एस्टेट में पिछले 10 साल में? 10 साल के अंदर रियल एस्टेट मार्केट काफी बूम की है। अगर आप देखो नोएडा के अंदर एक छोटा सा फ्लैट पहले आ जाता था करीब, मतलब आज 4 गुना रेट बढ़ चुके हैं। उसके पीछे कारण ये है कि लोगों के पास पैसा आया है। डिमांड और सप्लाई का ही खेल है सारा का सारा। लोगों की डिमांड है तब, और हम इतनी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं अभी। क्योंकि आप रिटेल बिजनेस से भी हैं एंड यूर अ टैक्स पेयर। जो जीएसटी को लेकर शुरुआत में जब मोदी जी ने जीएसटी लाया था बहुत हल्ला हुआ था कि क्योंकि बहुत लोगों को अखर रहा था कि हम कैसे जीएसटी देंगे, जो वैट होता है वो कैसे देंगे, जो रेस्टोरेंट बिल्स होते हैं वो अचानक से बढ़ गए। तो ऐसे में लोगों को लगा कि भाई ये क्या हो गया, हम पहले तो जहां मतलब एक सर्टेन एक्स अमाउंट देते थे, अब हमें x+20 देना पड़ रहा है। तो वो दौर जो था और अब में क्या जीएसटी और वैट को लेकर अब लोग मतलब उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं? नहीं, एक्सेप्ट नहीं है। मैंने जैसा बताया ये फायदे, ये हमारे लिए काफी फायदेमंद है। इनफैक्ट पहले क्या होता था, हम वैट टैक्स, जैसे हमने प्रोडक्ट खरीदा उस पर भी हम वैट देते थे, हमने क्लाइंट को आगे सेल किया तो उस पर भी वैट हम चार्ज करते थे, तो 2 वैट जाते थे। अब क्या हुआ है कि हमने जो प्रोडक्ट लिया जीएसटी पे किया,
और सामने वालों को जो दिया वो इनपुट ले लिए, यानी वो जीएसटी जो हमने दिया है वो माइनस हो गया। तो इनफैक्ट हमारे लिए तो बहुत फायदे का सौदा है कि हमें 2 बार, और हर चीज पक्के बिल पर होती है, सब पक्के बिल पे होती है। तो हमारा तो ऐसा बिजनेस जो है वो, हमारे बिजनेस में तो मैं कह सकता हूँ सब कुछ पक्के में होता है। इसीलिए शायद टैक्स पेयर्स की संख्या में जो इजाफा हुआ है, काफी बढ़ गया है जी। वो एक पॉजिटिव संकेत देखते हैं आप टुवर्ड्स द इकोनॉमी। आप देखिए ना 1 लाख करोड़ के आसपास का जीएसटी कलेक्शन अब होने लगा है, जो कि इसी की वजह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ट्रेनें अच्छी हो गई, रोड अच्छे हो गए, उसका कारण ही है कि अब टैक्स कलेक्शन बहुत आ रहा है सरकार के पास। और ये सब इसलिए हुआ है कि सरकार ने बड़ा पॉजिटिवली इसको हैंडल किया है और हमें बड़ा मतलब आसान तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करी है। जीएसटी अच्छा है बट इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं। मतलब छोटा सा लूप होल ये है कि जो भी इन्होंने इनपुट की बात करी, तो उसमें क्या है, जो एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो एम्प्लॉय या जो आगे वेंडर है वो टैक्स जमा कराए। मैंने तो उसको जीएसटी पे कर दिया, जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो हमने आपसे कोई सामान लिया, हमने आपको जीएसटी समेत आपका जीएसटी पे कर दिया, लेकिन आपने जीएसटी जमा कराया नहीं कराया इसका दायित्व भी हमारे ऊपर ही है। तो होता क्या है कि वो अब हमारी फील्ड में कम से कम 1000 से 1500 वेंडर होते हैं। ये लूप होल है। तो उसमें क्या बहुत पेटी वेंडर्स भी हैं जो कई बार जीएसटी नहीं जमा कराते हैं, या बहुत फर्जीवाड़ा भी कई बार इसमें होता है। कई लोग फर्जी कंपनी खोलते हैं जिन्होंने धांधलेबाजी करनी है, आप किसी से एक बार टकराए, उसने आपने पे कर दिया उसके नोटिस कई बार आपके सरकार आपको कहने में उसके लिए परेशान करती है कि आपके वेंडर ने नहीं कराए, और वो कई बार ऐसी चीजें आती है सामने, वो हमारे को पे करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा लूप होल है, ये नुकसान है। तो इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना। नहीं, ये दरअसल काफी बार डिस्कशन में भी आता है। आई थिंक जब जीएसटी पर एक प्रॉपर लॉ आ जाएगा, उसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन कर देंगे, उस पर और बेटर गाइडलाइंस लाने की जरूरत है। किसको पड़ रही है? जो ईमानदार है उसी के ऊपर मार पड़ रही है। हम ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं, और जो बेईमान है उसका भी हमारे ऊपर, उनके ऊपर और बोझ बढ़ता जा रहा है। और जो नहीं पे करते हैं उनका तो वो कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं, उनकी कंपनियां बंद हो जाती हैं। आपको मैंने फॉरवर्ड किया, अब दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली कि आप आगे गवर्नमेंट को वो तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना मेरी, उसको लेकर कोई लॉ नहीं है। उस केस में अगर आप मेरे को जो है पॉइंट आउट करें उस चीज के लिए कि उसने नहीं कराया इसलिए यू आर द लायबल, ये गलत है। तो पाल जी ये बताइए, क्योंकि आप रेलवेज में रह चुके हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जबरदस्त बदलाव है। अब कनेक्टिविटी बेहतर हो चुकी है, तेजस आ गई है, वंदे भारत, तमाम तरीके की ट्रेन शुरू हो गई हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये ट्रेन्स जो है वो पूरी अत्याधुनिक जितनी भी आप फैसिलिटीज कह सकते हैं उनसे लेस हैं। और जो किराया भी हम देखें तो कई बार जो है एसी फर्स्ट क्लास का किराया हवाई किराए से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। बल्कि अब मतलब रेल्स में ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ज्यादातर लोग इसलिए शिफ्ट हो गए हैं टुवर्ड्स एयरलाइन। उनको लगता है कि 3000 का एसी फर्स्ट का टिकट है, 3500-4000 में एयरलाइन का आ जाएगा, इसलिए वो शिफ्ट हो गया है। ये शिफ्ट सही है? मतलब इकोनॉमी के लिहाज से आपको लगता है कि जो लोग पहले रेलवे पैसेंजर्स थे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ चुका हूँ। आप एसी फर्स्ट से एयरप्लेन को कंपेयर कर रहे हैं। ये दोनों की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। एसी फर्स्ट में आप एक पूरा आपको बेड है, उस पर आप कंपार्टमेंट में सोते हुए जाते हैं, और आपको बेसिकली ओवरनाइट ट्रेवल करना है तो आप उसमें सोते हुए कंफर्टेबली जा सकते हैं। एरोप्लेन की जो टिकट आप कंपेयर कर रहे हैं एसी फर्स्ट से, उसमें आपको एक छोटी सी सीट मिलती है जिसमें आपके लेग्स आगे टकराते रहते हैं, भी तो कम लगता है ना, और पीछे वाला आपको हिट करता रहता है, आगे वाला। तो ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। या तो आप उसको एसी 2 टायर से कंपेयर करें, और या फिर बिजनेस क्लास से कंपेयर करें। तो बिजनेस क्लास का किराया तो नहीं सेम होगा। हाँ, तो ये जो है गड़बड़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यूजुअली लोग दूसरा टाइम सेव करने के लिए ज्यादा है टाइम की बात ठीक है। टाइम देखिए, यूजुअली ओवरनाइट प्रेफर करते हैं कि आप किसी सिटी में जा रहे हैं, आप ओवरनाइट आपने ट्रेवल किया और वहां पहुंचकर सीधा हार्ट ऑफ द सिटी में स्टेशन में पहुंच गए। हार्ट ऑफ द सिटी के अलावा अब टियर 2 सिटीज में भी एयरपोर्ट्स खुल गए हैं, वो एक बेटर एयर कनेक्टिविटी हो गई है। एयरपोर्ट में भी देखिए प्रॉब्लम है, आपको 2-3 घंटे पहले आपका जो रेजीम था, आपका जो समय था जब आप सेवा में थे, तब ज्यादातर लोग रेल ट्रैवल ही प्रेफर करते थे, और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो इकोनॉमिकल भी था, और दूसरा उस समय कई जगहों पर एयरपोर्ट्स नहीं होते थे और वहां तक एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन अब ये सब कुछ एयर कनेक्टिविटी, उसका नेटवर्क सब कुछ बेहतर हो चुका है, और कहीं ना कहीं रेल सफर जो है भीड़ के लिहाज से तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी जनसंख्या है, भीड़ देखी जाए तो हर ही ट्रेन में होती है और कई बार वेटिंग में ही आपका टिकट रह जाता है।
तो उस लिहाज से तो नहीं कह सकते कि एयर पॉपुलर ट्रैवल हो गया, लेकिन बाय नंबर्स हम ये जरूर कह सकते हैं कि एयर जो है, इसमें भी एक चेंज आया है कि जब पापा थे तब स्टेशंस बहुत गंदे होते थे। हाँ, बट आज की डेट में आप स्टेशंस में जाके देखिए, मतलब बच्चों को आप ऐसे नीचे नहीं बोल सकते थे कि खेल लो। अभी हम गए हैं, बच्चे नीचे खेल रहे हैं और इतना साफ है, रेगुलरली वो ट्वीट के साफ जरिए हो आप रहा है। सीधे रेल मंत्रालय में ट्वीट कर देते हैं ना कि यहाँ गंदा है, आप बट फोटो लिए आपने रेगुलर डाल दिया। सफाई हो रही एक है बड़ी with अचंभे की machine। बात थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे जब हमारी जर्नी जब एंड होने को आई, तो जो वहाँ पर पोस्टेस थी वो आई और उन्होंने अपना एक टैब दिया मुझे और उन्होंने बोला कि आपको एक काम करना है सर, आप अपने फोन पे लिंक नहीं, फॉर्म नहीं भरना, अपने फोन पे लिंक खोल लीजिए। मैंने क्या लिंक है? इंस्टाग्राम का लिंक है, रेलवे मिनिस्टर का डायरेक्ट, उनके पर्सनल अकाउंट का, और आपको उसमें फीडबैक तो देना है। कम से कम ये जो पूरा मंत्रालय है और उसके जो मंत्री हैं कहीं ना कहीं लायबल हैं, क्योंकि उन तक आपकी बात पहुंच वो रही है। सोशल मीडिया को उन्होंने एक टूल बनाया और डायरेक्टली रेलवे मंत्री के इंस्टाग्राम पेज मैंने खोला, उसमें अपना सीट नंबर, अपना नाम वगैरह डाला और जो फीडबैक था ऑनेस्टली मैंने कहा कुछ लिखना है सर, कह रही जो आपको लिखना है आप लिखिए, हमारी तरफ से नेगेटिव फीडबैक भी नहीं, नेगेटिव नहीं था। नेगेटिव सिर्फ ये था कि फूड क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है कंपैरेटिवली, अदरवाइज देखिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है रेलवेज में और साफ सफाई करने में, लेकिन लोगों को सुधरना पड़ेगा। हमारे लोग बेचारे, इंक्लूजन है वो आपको ठीक लगता है? क्योंकि कई जगह पर केटरिंग में प्राइवेट सर्विसेज ये लोग लेते हैं। देखिए वो जरूरी है, आई थिंक उसके बिना कुछ मतलब आगे बढ़ना मेरे को लगता नहीं कि करने में। चाहे शताब्दी ले लीजिए को, बट कोई सी भी आप ट्रेन ले लीजिए, एटलीस्ट हम लोग आज भी अपने घर का बना हुआ खाना लेकर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। We never trust on that. बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ट्रेन में या फिर कई अच्छा, बार दूसरी चीज है कि एक ही ढर्रे का, एक ही स्टाइल का वो जो देते हैं, वो पता नहीं कितने ही सालों से चलता आ रहा है, वो ला के रख देंगे। हाइजीन को आपके लेकर तो कंप्लेंट्स आती हैं और कई लोग हाइजीन का तो मुझे लगता है हर जगह, इवन आप प्लेन में भी जाओगे तो वो कंसर्न तो रहता है, बहुत रहता है। प्लेन का भी खाना कोई फ्रेश खाना हाँ, तो नहीं फ्रेश नहीं होता है, बल्कि और प्लेन वो का ज्यादा खाना बेकार रहता है। और तीसरा एक चीज आपने जो अभी गए थे बनारस, ये इसका फेयर कितना था बेटा? नहीं, फेयर वंदे भारत एक का सेकंड, मैं बता रहा हूँ, वंदे फेयर भारत का बता। फेयर हमारा 3 लोगों की टिकट लगी थी, जिसमें से एक माइनर है, करीबन 4200 रुपीज वन साइड विच इज वेरी चीप। अगर मैं आपकी बात का जवाब दूं, अगर मैं उसको फ्लाइट से कंपेयर करूंगा तो फ्लाइट जो थी वो 8000 रुपए की एक बंदे की थी। इवन बाई रोड से भी कंपेयर करोगे तो पेट्रोल के कॉस्ट से बहुत कम है। और हम शाम को 6 बजे नहीं 3 बजे की हमारी ट्रेन थी और हम रात को 9 बजे आराम से खाते पीते पहुंच क्या गए। आप कभी उस एक्सप्रेसवे पर गए हैं जो नया बना है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है? जो नहीं, मैं बॉम्बे एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे तो हमने ट्रैवल किया है जब हम जयपुर गए थे। हमारे फ्रेंड्स गए हैं और जो अगर आप जैसे गूगल मैप पे देखो, हमने क्योंकि चेक किया था प्रयागराज जाने का 10 घंटा दिखाता है, बट उन्होंने 7-8 आवर्स में दे ट्रेवल्ड, मतलब यहाँ से चल के वहां तक पहुंच गए प्रयागराज में। और एक चीज और मुझे लगती है कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमारे लोगों को भी थोड़ा सा एजुकेटेड होना पड़ेगा। एंड प्लस जैसे वंदे भारत जो है अभी जो हम आए उसमें 2-3 बार वो रुकी, उसमें दिक्कत ये है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि कहीं से चेन पुलिंग नहीं, अब जैसे हर चीज वो कवर नहीं कर सकते, एज एन पाथ जो है कवर नहीं कर सकते। कहीं से गाय आ रही है या कुछ आ रहा है, एक टकरा गई या कुछ हो गया, वो चीज है जो लेट हो रही है या कुछ हो रही है, वो चीज रहेगी हमारी कंट्री में। क्योंकि हम लोग खाने पे ही डिस्कशन कर रहे थे, आप लोग थोड़ा ये जो भी चाय नाश्ता मैं ले रही हूँ। मैं जो बात करना चाह रहा था, तो आज के डेट में जो सिनेरियो क्रिएट होता चला जा रहा है, जिसको देख के कई बार बहुत मन में टीस भी उठती है, वो सिनेरियो ये होता चला जा रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। बीइंग एन हिंदू, मैं भगवान राम मेरे इष्ट है। आप राम मंदिर, अगर मैं राम मंदिर नहीं गया तो इसका तो मैं हिंदू नहीं। मैं पूछ रही हूँ, मेरे पास वहां पर वो अभी मैं कुछ दिन पहले मैं तिरुपति बालाजी गया। कैन यू बिलीव इट? पूरी रात जगराता करके खड़ा रहा भीड़ के बीच में, दर्शन नहीं कर पाया और मेरी फ्लाइट थी वापसी की, मजबूरी मेरे को छोड़ के वापस आना पड़ गया। ये हाल है। ऐसे ही अमृतसर गोल्डन टेम्पल हम दोनों मियाँ बीबी गए, बड़े आराम से एक ही क्यू में हम खड़े हुए और चाहे मैंने 5000 रुपए का प्रसाद लिया तो इतना, तो भी इतना, और चाहे
5 रुपए का प्रसाद लिया तो भी उतना। नहीं, वो सिस्टम हर मंदिर का अलग है, उसको आप सिख धर्म से और हिंदू धर्म से जोड़ के मैं नहीं बात देख वो सकते। नहीं कर रहा, मैं बात ये उसको कर रहा आप ये हूँ, नहीं कह सकते कि मैं हिंदू मंदिर में गया था तो वहाँ ऐसा था, मैं उस चीज सिख की बात नहीं कर रहा। मंदिर व्हाट आई में गया मीन टू था। से, व्हाट आई मीन टू से कि इतना इजी प्रोसेस जो छोटे छोटे वो धर्मों के हैं, वो बीइंग इतना लार्ज हमारा हिंदू धर्म है, उसका होते हुए भी जो एक इजीनेस होनी चाहिए वो नहीं है। मैनेजमेंट इतनी मतलब पोरली काम कर रही है कि सब कुछ मिसमैनेज होता चला जा रहा है। और रीजन वही एक्सेप्ट इस बात से मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करी, ठीक है। मैं जब दक्षिण भारत के मंदिरों में गई, वहां पर जाना और वहां पर दर्शन करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर एक प्रॉपर सिस्टम है और वहां पर उतनी संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुंचते जितने नॉर्थ इंडिया के या फिर आप कह लीजिए वेस्ट इंडिया के मंदिरों में पहुंचते हैं। और ये मेरी आंखों देखी है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मलाइज्ड है और वहां पर लाइन, पर्ची, हर चीज का एक सिस्टम है। यहाँ पर उस तरह से नहीं अभी व्यवस्था है, और लेकिन हो सकती है बेहतर, उसमें भी स्कोप है। लेकिन अगर एक दिन में 4 लाख आदमी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन करने जाता है तो कोई भी सिस्टम चरमरा जाएगा। आप वीआईपी दर्शन से भी अच्छे दर्शन नहीं कर सकते, आपको सेकंड में दर्शन करने पड़ेंगे, आप नहीं कर सकते। सिस्टम एक बनना चाहिए जिसमें कि ये थोड़ा सा दूसरी चीज सर, ये पॉपुलेशन की दिक्कत है। दूसरी इसमें चीज इसमें कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है, सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। दूसरी चीज और यहाँ पर जो धर्म को लेकर लोगों में एक अंधभक्ति है, वो वही मैं कहना चाह रहा था, उसी पॉइंट पे आ रहा था मैं कि मेरे अंदर मंदिर है, रोज पाठ पूजा में करता हूं मैं, बट उस समय मन को बहुत ठेस पहुंचती है कि जब एक आदमी भले ही चाहे सड़क पर नमाज अदा कर रहा हो और पुलिस वाला आके उसके पीछे से ठोकर मारे उसे। गलत है ये। इंसानियत पता नहीं कहां जा रहे हैं हम लोग कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। तू हिंदू, तू मुसलमान, तू ये, तू वो, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ये तो हमने बात एक वो बड़ी पुरानी पिक्चर याद आ रही है मेरे को, वो जिसमें कि वो बच्चे को उठा के देखता, उल्टा देखता कि भाई साहब ठप्पा लगाओ, ये हिंदू है या मुसलमान है। ये तो गलत बात है ना। अगर रोड पे आप करेंगे तो ऐसे तो फिर तो पॉपुलेशन पूरी, अरे उनकी हिंदू भी आने लगेगी। उनके लिए मस्जिद बने हैं, अच्छा छोड़ो, मंदिर बने हैं, तो मंदिरों में जाते हैं हिंदू लोग, जाते हैं ना हम लोग। नहीं सुन लीजिए, तो उसी तरह उनको भी मस्जिदें बनी हुई है। तो अभी उनके रोजे चल रहे हैं। नहीं एक मिनट सुनिए, अभी उनके रोजे चल रहे हैं, अभी उनके रोजे चल रहे हैं, मस्जिद के अंदर जगह नहीं है, पूरी भरी पड़ी है। और अगर गलती से अगर वो वहां पर आ गए रोड साइड पे, पर दैट डजंट मीन कि वो पुलिस वाला ऐसे ठोकर मारे उन्हें, वो पुलिस नमाज अदा करते हुए। वो पुलिस वाला सस्पेंड हो चुका है, कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाएगी, वो रिमूव होगा। ये बात करना ही गलत है। पाल परिवार, आनंद परिवार, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बेबाकी से आपने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। आपस में भिड़े, लेकिन उतना भी नहीं भिड़े कि रिश्ते खराब हो जाएं। रिश्ते मधुर रहने चाहिए, बाकी सब राजनीति तो होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से परिवारों में हम जाते रहेंगे और शामिल होते रहेंगे, और ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ घटित हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, और लोगों की उस पर क्या बेबाक राय है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।